40 बरस के लाला जी का असली नाम क्या था ये शायद लाला जी को भी याद नहीं होगा, क्योंकि जब से उनका आगमन इस धरती ग्रह पर हुआ उनको सब लाला जी ही बुलाते थे। प्यार से भी लाला जी और गुस्से में भी लाला जी, यहाँ तक कि स्कूल में भी उनको सब लाला लाला कह के चिढ़ाते थे। लाला जी को ये नाम अपने वंशजों से मिला था। यार्ड शहर के इतिहासकार बताते हैं कि लाला जी के परदादा को भी सब लाला जी ही कहते थे, उनके दादा को भी लाला जी, उनके पिता को भी लाला जी, और लाला जी तो थे ही खैर लाला जी। इसकी दूसरी वजह यह भी हो सकती है कि लाला जी ने अपना खानदानी पेशा ही अपनाया था। यार्ड शहर की बड़ी गली में उनकी एक बड़ी सी पुश्तैनी परचून की दुकान थी। इसी दुकान के ऊपर उनका घर था। सर्दियों से इस दुकान पर दाल, मसाले, चीनी, नमक के साथ साथ आस पड़ोस की खबरें भी मिलती थी, और वो भी मुफ्त में। लाला जी की इस दुकान पर उनका एकमात्र साथी था चेतू। चेतू दुकान का भी ध्यान रखता था और लाला जी से खाली वक्त में गप्पे भी लड़ा लेता था। लाला जी अपने सुख दुख चेतू से ही बांटते थे। लाला जी वो आ गई, आ गई। तराजू को साफ करता हुआ चेतू चिल्लाया। लाला जी बिना देखे समझ गए कि उधर से पुष्पा आ रही है, इसलिए झट से अपनी गद्दी से उठे, सरसों के तेल से चिपके बालों में कंघी घुमाई और हवन सामग्री के डब्बे से इत्र निकाल के अपनी सफेद कमीज पे उड़ेल दिया। 6 महीने पहले ही विवाहित हुई पुष्पा अभी 10 दिन पहले ही यार्ड शहर में अपने पति के साथ आई थी, और लाला जी की दुकान के पास ही उन्होंने किराए पे घर ले लिया था। घर का जरूरी सामान वो लाला जी की दुकान से ही लेती थी। 2-3 दिन में ही लाला जी को पुष्पा बहाने लग गई थी। पुष्पा का बार बार आना, आके कहना आधा किलो बेसन दे दीजिए, 100 ग्राम अजवाइन भी, अरे साबूदाना तो भूल ही गई थी। लाला जी को पुष्पा की हर बात बसंत में फूल खिलने जैसी लगती। बहुत जल्दी ही पुष्पा से लाला जी की आंखें 2 हो गई थीं। वैसे तो ऐसी स्थिति में आंखें 4 होती हैं, पर 4 तब हो ना जब सामने वाले को भी पता हो कि उसको भी अपनी 2 आंखें मिलानी है, ताकि आमने सामने की 2 आंखें मिलके 4 हो जाएं। पर यहाँ तो सिर्फ लाला जी की 2 आंखें थीं। मोहब्बत के ख्याल पका रहे लाला जी भूल गए थे कि काफी देर से पैदल चल रही पुष्पा उनकी दुकान पर पहुंच गई थी, सामने खड़ी थी। सेब का मुरब्बा होगा आपके पास? पुष्पा ने लाला जी से पूछा। पर लाला जी का दिल तो कह रहा था कि आज कह ही डालें, पुष्पा मुझे तुमसे वो हो गया है, वो। हाँ पुष्पा, तुम बिल्कुल ठीक समझी, वही हो गया है। पुष्पा के लिए अपने इस आकर्षण को लाला जी प्रेम का संतुलन मानते थे, क्योंकि पुष्पा शादीशुदा थी, ये बात लाला जी अच्छी तरह जानते थे, और लाला जी खुद भी शादीशुदा थे, ये बात तो वो खैर और भी अच्छी तरह से जानते थे। पुष्पा का शादीशुदा जीवन कैसा चल रहा था, इसका पता लगाने के लिए तो लाला जी चेतू से जासूसी करवा ही रहे थे, लेकिन लाला जी का शादीशुदा जीवन बिल्कुल आदर्श शादीशुदा जीवन था। पिछले 10 साल से उनकी पत्नी तीनों टाइम का खाना बना रही थी, जो लाला जी जैसे तैसे खा लेते। दोनों में हफ्ते की एक आध लड़ाई हो जाती, जिसपे लाला जी की पत्नी मायके जाने की सिर्फ धमकी देती थी। मैं आज भी तुमसे प्यार करता हूँ, ये बात साबित करने के लिए लाला जी अपनी पत्नी को 6 महीने में एक बार सिनेमा ले जाते, और मैं आज भी तुमसे प्यार करती हूँ, ये बात साबित करने के लिए लाला जी की पत्नी साल में एक बार करवा चौथ रखती। लेकिन जब से लाला जी को पुष्पा दिखी थी, उनके मूंग दाल की खिचड़ी जैसे जीवन में बिरयानी की खुशबू आने लग गई थी। हालांकि चेतू ने अपनी जासूसी का कमाल दिखाते हुए पता लगा लिया था कि पुष्पा का एक ही पति है, जिसका यार्ड शहर की एक बीमा कंपनी में अभी अभी तबादला हुआ है, और दोनों में प्रेम विवाह हुआ था। लेकिन लाला जी को इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता था, क्योंकि उनको कौन सा अपनी पत्नी को छोड़ के, पुष्पा के पति को रास्ते से हटा के पुष्पा से विवाह करना था। उनको तो पुष्पा से सिर्फ प्रेम हो गया था, प्रेम। लेकिन लाला जी अपने दिल की बात पुष्पा को भी तो बताओ। एक दोपहर ऊँग रहे लाला जी को उठाते हुए चेतू बोला, पागल हो गया? तेरी मालकिन को पता लग गया ना तो पूरे यार्ड शहर को इकट्ठा कर पिटवाएगी मुझको। तो फिर यहाँ बैठ के अकेले राज में गिनते रहो। चेतू की बात सुन के लाला जी का मुंह उतर गया। हिम्मत बंधाते हुए चेतू बोला, लाला जी जब तक कहोगे नहीं तब तक पता कैसे लगेगा कि पुष्पा जी सोचती क्या है आपके बारे में? वो तो ठीक है, पर बात आगे बढ़ाऊं कैसे? लाला जी बोले। अरे कुछ बात सोचते हैं लाला जी, चिंता न करो, चेतू ने कहा। उसने कुछ देर आंखें बंद की, सर ऊपर उठाया मानो ध्यान लगा रहा हो, और फिर अचानक चिल्ला के बोला, अरे मिल गया जुबाई, मिल गया मिल गया मिल गया। क्या?
लाला जी और चिल्लाए, अरे लाल जी, आप पुष्पा जी को एक साड़ी भेंट में दीजिए, वो भी लाल। अगर उन्होंने पहन ली तो समझिए आग उधर भी लगी है, और अगर ना पहनी तो समझिए कि उन्होंने आपका प्यार अपने पास संभाल के रख लिया। लाला जी ने कुछ देर सोचा और फिर बोले, यार बात तो तूने लाख टके की की है। तो प्यार में पगलाए लाला जी ने फैसला कर लिया था कि बढ़ाने के लिए अपने प्यार की गाड़ी वो गिफ्ट करेंगे पुष्पा जी को एक लाल साड़ी। जमाने की तेज नजरों से और जमाने से भी तेज अपनी पत्नी की नजरों से बचते बचाते लाला जी बाजार गए और पूरे 500 रुपए की एक लाल साड़ी खरीद के ले आए। बड़ी चतुराई से चेतू ने उस साड़ी को दुकान में चीनी की बोरियों के पीछे छुपा दिया। बस अब तो लाला जी को शुभ मुहूर्त देख के साड़ी को उसके असली हकदार तक पहुंचाना था। तो तय हुआ कि बुधवार की सुबह पुष्पा जी के पति के दफ्तर जाते ही 11 बजे लाला जी पुष्पा के घर धमक पड़ेंगे और साड़ी पुष्पा के हाथों में थमा के चले आएंगे। लेकिन भैया, प्यार की डगर इतनी आसान होती तो लाला जी जैसे लोग तो रोज सुबह दौड़ लगाते उस डगर पे। लाला जी इस डगर पे थोड़ा आगे बढ़ ही रहे थे कि एक पहेली जिसका ध्यान लाला जी को अभी भी आया था ने उनके पांव रोक दिए। लाला जी ने चेतू को आवाज मारी और बोले, चेतू, पुष्पा साड़ी पहनेगी या नहीं पहनेगी ये तो बात की बात है, लेकिन अगर पुष्पा ने साड़ी लेने से इनकार ही कर दिया तो? लाला जी की चिंता बिल्कुल जायज थी और ये बात तो चेतू ने सोची ही नहीं थी। सही कह रहे हो लाला जी, अगर पुष्पा जी ने थप्पड़ मार दिया तो आपकी इज्जत तो सरसों के तेल में मिल जाएगी। मैं कुछ सोचता हूँ। यह कह के चेतू ने फिर से आंखें बंद की, फिर से सर ऊपर उठाया और फिर से ध्यान लगाया। इस बार वक्त थोड़ा ज्यादा लिया और पहले से भी ऊंचा चिल्लाया, मिल गया जी, मिल गया, साड़ी देने का उपाय भी मिल गया। ये सुनते ही लाला जी का चेहरा खिल पड़ा, मानो उनको गैस के 10 सिलेंडर एक साथ मिल गए हों, वो भी मुफ्त में। उनका बस चलता तो वो पूरी दुकान चेतू पे न्यौछावर कर देते। लेकिन लाला जी प्यार में अभी तक पागल हुए थे, बेवकूफ नहीं थे। इसलिए अपनी भावनाओं को काबू में रखते हुए अपने सामने रखे कांच के मर्तबान में से एक छोटी सी टॉफी इनाम के रूप में चेतू को देते हुए उन्होंने कहा, क्या उपाय है चेतू? चेतू ने सीना फुलाया, लाला जी के बाएं कंधे पर अपना दायां हाथ रखा और बोला, लाला जी, जब मैं बड़े शहर में एक मॉल में काम करता था तो वहां बहुत कुछ मुफ्त मिलता था। 5 किलो आटे के साथ आधा किलो मैदा मुफ्त, 3 किलो शक्कर के साथ 2 चम्मच मुफ्त और कढ़ाई के साथ करची मुफ्त। चेतू की यह बात लाला जी को विज्ञान की एक पहेली लगी और वो वैसे भी आर्ट साइड में फेल हुए थे। तो इस उम्मीद से चेतू को देखने लगे कि अपनी बात अब सरल शब्दों में दोबारा समझाएगा। चेतू बोला, लाला जी, दबंग की तरह साड़ी लेके जाइए, बोलिए, पुष्पा जी, आपने जो मेरी दुकान से सामान खरीदा है ना, उसके बदले में ये आपका लकी ड्रा निकला है। उपाय सुनते ही लाला जी की बाँछों के साथ साथ बहुत कुछ खिल गया था। उनको चेतू में बीरबल दिखाई दे रहा था, जिसके पास बादशाह अकबर की हर समस्या का निवारण होता था। हाँ, ये अलग बात थी कि बादशाह अकबर की लाइफ में कोई पुष्पा जी नहीं आई थी। खैर, लाला जी के पेट में गुब्बारे फूटने लगे। क्या पता ये मोहब्बत थी, पहली मुलाकात का डर था या गैस थी। लाला जी ने गली वालों से छुपा के साड़ी अपनी सफेद कमीज के नीचे फंसाई। प्यार के सागर में गर्दन तक डूब चुके लाला जी निकल पड़े थे अपनी पुष्पा के घर की ओर, चोरी से अपना प्यार जाहिर करने। अगर तुम्हें इतनी तकलीफ हो रही है तो अभी के अभी ये घर छोड़ के चली जाओ ना। पुष्पा के दरवाजे पर खड़े लाला जी ने जब अंदर से किसी आदमी को ये कहते हुए सुना तो उनके पांव ठिठक गए। वो हड़बड़ाते हुए दुकान पे वापस लौट आए। पर इस घटना ने लाला जी को बहुत ही तगड़े वाला झटका दे दिया। उन्होंने चेतू को सारी घटना सुनाकर उस आदमी का पता करने को कहा। लाल जी पति होगा ना उसका? जासूस चेतू ने जासूसी करने में रुचि ना दिखाते हुए कहा। लाला जी तुरंत बोले, अरे मकान मालिक भी तो हो सकता है, क्योंकि वो आदमी कह रहा था कि अगर तुमको तकलीफ हो रही है तो अभी कभी ये घर छोड़ के चली जाओ। चेतू अपना गमछा सर पे बांध के निकल पड़ा मिशन पुष्पा पर। इधर लाला जी का अपनी दुकान पर बिल्कुल मन नहीं लग रहा था। उनकी एक नजर पुष्पा के घर पे थी और दूसरी नजर भी पुष्पा के घर पे ही थी। थोड़ी देर में हांफता हुआ चेतू दुकान पे पहुंचा। लाला जी की पहले से ही तेज धड़कनें और तेज हो गई थी। चेतू ने पसीना पोंछा, सांस ली और बोला, लाला जी व्रत शुरू होने वाले हैं,
समक के चावल खत्म हो रहे हैं, आज ही मंगा लो, और मसाला भी शायद कम है। लाला जी का दिल हुआ कि चेतू का मुंह चावल की बोरी में घुसेड़ दे। वो सुनना चाह रहे थे कुछ और ये चावल की बात कर रहा है कमबख्त। लाला जी कुछ बोलते कि इतने में पीछे से एक महिला की आवाज आई, हाँ मंगा लो, मुझको भी व्रत रखने हैं। लाला जी पलटे, पीछे लाला जी की पत्नी चाय का बड़ा सा जग लेके खड़ी थी। लाला जी ने आंखों आंखों में खतरे से पहले ही आगाह कर देने का चेतू का शुक्रिया अदा किया। अपने सामने कांच के मर्तबान से एक छोटी सी टाफी निकाली और चेतू को पास ऑन कर दी। लाला जी की पत्नी ने चाय का जग रखा और जाते जाते एक बार फिर चावल मंगाने को बोल गई। लाला जी कुछ गड़बड़ है, चेतू बोला। वो सुबह जो पुष्पा को घर छोड़ के जाने के बाद कह रहा था वो उसका पति था, 2 दिन से घर पे, ये दफ्तर भी ना गया है। लाला जी का माथा ठनका। उनको लगा कि जरूर पुष्पा किसी तकलीफ में है और ये उनकी प्रेमिक जिम्मेदारी बनती है कि उनकी मदद करे। जी हाँ, जैसे नैतिक जिम्मेदारी होती है ना, उसी तरह प्रेमियों की प्रेमिक जिम्मेदारी होती है। और अगर पुष्पा जी अपने पति के साथ तकलीफ में थी, दुखी थी, तो लाला जी का कंधा तो इतना हष्ट पुष्ट था ही कि उनको सहारा दे सके। लेकिन तकलीफ क्या है ये बात तो सिर्फ पुष्पा ही बता सकती थी। 1-2 दिन की छानबीन के बाद जासूस चेतू ने बताया कि पुष्पा रोज सुबह नदी किनारे वाले पार्क में घूमने जाती है और वहां बीच के 200 मीटर लंबे सुनसान रास्ते में अकेले में बात हो सकती है। लाला जी को यह आइडिया जम गया। उन्होंने सालों पहले पत्नी को तोहफे में दी गई लाल रंग की लेडीज साइकिल निकाली, उसमें हवा भरवाई और अगली सुबह कैरियर पे पुष्पा जी को दी जाने वाली साड़ी का लिफाफा टांगा और चल दिए मिशन पुष्पा पर। समय से काफी पहले पहुंचकर लाला जी झाड़ियों के पीछे साइकिल छिपा के एक पेड़ की ओट में साड़ी को सीने से लगाए खड़े हो गए। तभी सामने से पुष्पा जी स्पोर्ट शूज पहने तेज गति से चली आ रही थी। वो जैसे ही लाला जी के पास पहुंची, लाला जी छुपन छुपाई खेलते बच्चे की तरह अचानक पुष्पा के सामने प्रकट हो गए। पुष्पा घबरा गई। पुष्पा की घबराहट देख के लाला जी भी घबरा गए। फिर दोनों थोड़ा संभले और पुष्पा बड़े प्यार से बोली, अरे भाई साहब आप। लाला जी ने जिंदगी में बहुत कुछ सहा था। उनके स्कूल के इतिहास में पहली बार 50 नंबर के नैतिक शिक्षा के विषय में अगर किसी की कंपार्टमेंट आई थी तो वो लाला जी ही थे। मंदिर से अगर कोई केले और सेब चुराता पकड़ा गया था तो वो भी लाला जी ही थे। और तो और सब दोस्तों में अगर अपने पिता से कोई बिना बात के खूब पिटता था तो वो भी अपने लाला जी ही थे। लेकिन आज इतने सालों बाद यहाँ 200 मीटर के उस सुनसान रास्ते पर खड़े होकर पुष्पा का लाला जी को भाई साहब कह देना, ये भैया उनकी सहन शक्ति के परे था। भाई साहब, पुष्पा द्वारा ये कहा गया शब्द खंजर की तरह चुभ रहा था लाला जी को, लेकिन जज्बात नहीं मरे थे। ये देना था आपको। लाला जी ने अपने जख्मी दिल पे बहुत भारी सा पत्थर रख के साड़ी का लिफाफा आगे कर दिया। पुष्पा ने लिफाफा खोला और पुष्पा के पूछने से पहले ही लाला जी बोल पड़े, वो आपने सामान लिया था ना हमसे, ये उसका लकी ड्रा है। पर ये आप यहां क्यों दे रहे हैं, घर पे भी दे सकते थे। पुष्पा के सवाल का जवाब तैयार था लाला जी के पास। वो बोले, मैं गया था आपके घर पर, मुझको झगड़े की आवाज आई तो मैं डर के वापस आ गया। तो आपने भी सुन लिया। पुष्पा उदास होकर बोली, मैं आपके घरेलू मामले में बोलना नहीं चाहता, लेकिन मैं अगर आपके किसी काम आ सका तो। कहते हुए चुप हो गए लाला जी। भाई साहब, वो दरअसल पुष्पा के मुंह से दोबारा भाई साहब सुन के लाला जी झट से बोले, सब मुझे लाला जी कहते हैं, आप भी वही बुला सकती हैं। पुष्पा ने थोड़ा हैरानी से देखा और बोली, लाला जी वो ऑफिस में पति थोड़ा परेशान चल रहे हैं, तो बस कभी कभी परेशानी घर पे भी आ जाती है। झगड़े किसके घर में नहीं होते पुष्पा जी, लाला जी नेता की तरह बोले। लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि आप पत्नी को घर छोड़ने के लिए बोल दें। पुष्पा ने टेढ़ी नजरों से लाला जी को देखा। फिर थोड़ी देर तक दोनों एक दूसरे से नजरें मिलाते चुराते खामोशी से धीरे चलते रहे। लाला जी को लगा कि कुछ सिलसिला बन रहा है। कुछ देर बाद खामोशी को तोड़ती हुई पुष्पा जी बोली, पता है लाला जी, जिंदगी
यूं बदलती है, यूं। लालाजी को ये बात थोड़ा अटपटी तो लगी, पर वो खुश थे कि चलो पुष्पा जी ने बात तो शुरू की। लालाजी आप कहीं बैठे होते हैं और बैठे बैठे अचानक गिर जाते हैं। पुष्पा की ये बात लालाजी को पहली बात से भी अजीब लगी, पर अभी भी वो चुप रहे। पुष्पा बोली, लालाजी आप जानते हैं कि जिंदगी और मौत को क्या चीज अलग करती है? बेचारे लालाजी को तो बस अरहर और मसूर की दाल का फर्क पता था, जिंदगी मौत का फर्क उन्होंने कभी सोचा ही नहीं था। लालाजी, जिंदगी और मौत को जो अलग करता है वो होता है वक्त, और आज उसी वक्त का भरोसा नहीं है। पुष्पा जी का ज्ञान बाण एक बार फिर लालाजी के बहुत ऊपर से निकल गया था। लालाजी को समझ ही नहीं आ रहा था कि पुष्पा जी उनसे इतनी बड़ी बड़ी बातें क्यों कर रही हैं। बीच बीच में वो खुद को कोसते कि काश वो कॉलेज में मन लगा के पढ़ लेते तो आज पुष्पा जी की दार्शनिक बातों का जवाब दे पाते। हालांकि लालाजी ने अब पुष्पा को सुनना बंद कर दिया था, वो तो बस उसको देख रहे थे। लालाजी आप इस संडे को लंच पे आइए ना, पुष्पा ने अचानक साधारण सी बात की। काफी देर बाद अपने स्तर की बात सुन के लालाजी तुरंत बोल पड़े, जी जरूर आऊंगा। अरे हाँ, साड़ी के लिए थैंक यू लालाजी, वाकई बहुत सुंदर है। लंच पे जरूर आइएगा। एक बार फिर याद दिलाती हुई पुष्पा धीरे धीरे लालाजी की आंखों से ओझल हो रही थी। लेकिन लालाजी के लिए तो पुष्पा अभी वहीं की वहीं खड़ी थी, उनके हाथों से दी हुई उनकी लाल साड़ी पहने। शेतु, पता है हफ्ते का सबसे बड़ा दिन कौन सा होता है? आटे की बोरियों के ऊपर मैदे की बोरी की तरह पड़े लालाजी बोले। संडे होता है लालाजी, संडे, क्योंकि उस दिन आपको पुष्पा जी से मिलना है। बस रोज यूं करते करते पुष्पा के घर की तरफ देखते देखते शनिवार की रात आ गई थी। अपनी पत्नी से लालाजी बोले, सुनो, कल अपने नए पड़ोसियों के यहाँ से मुझे खाने का न्योता है। नई नई दोस्ती हुई तो कह रहे थे कि लालाजी संडे का लंच हमारे साथ करिए, तो बस वहीं पे है मेरे कल का खाना। अगले दिन यानी संडे को ठीक 1 बजे लालाजी ने पुष्पा का दरवाजा खटखटाया, यानी कि अपने दिल के मंदिर का दरवाजा खटखटाया। दिल के मंदिर का दरवाजा पुष्पा के पति ने खोला और लालाजी को सत्कार से अंदर बुलाया। लालाजी अंदर बैठे, पुष्पा के पति ने हालचाल पूछा और बातें शुरू की, लेकिन लालाजी की नजरें पुष्पा को ढूंढ रही थी। लालाजी ये सब सोच ही रहे थे कि रसोई से पुष्पा गुलाब का शरबत लेके चली आई। शरबत के साथ नमकीन, मिठाई और न जाने क्या क्या था। लालाजी को यकीन नहीं हो रहा था कि पुष्पा ने उनकी दी हुई लाल साड़ी पहनी थी। 2 पल के लिए लालाजी खुद को पुष्पा के पति से बेहतर समझने लगे थे। लग रहा था जैसे ये बाजी उन्होंने जीत ली हो। बीच बीच में पुष्पा और लालाजी की आंखें मिलती रहती और आंखों आंखों में पुष्पा लालाजी को साड़ी के लिए धन्यवाद करती रहती। बातों बातों में पुष्पा ने बताया कि कैसे उनके पति आजकल अपनी बीमा कंपनी की नौकरी से परेशान हैं और इस वजह से उनके घर में शांति भंग हो रही है। कैसी परेशानी है? लालाजी ने पुष्पा और उनके पति की तरफ देख के कहा। पुष्पा ने अपने पति को इशारे से कहा कि भाई वो अपनी परेशानी लालाजी को बताए। कुछ पल की खामोशी के बाद पुष्पा का पति शरबत के ग्लास के साथ उठा और बोला, लालाजी, जिंदगी यूं बदलती है, यूं। आप कहीं बैठे होते हैं और बैठे बैठे अचानक गिर जाते हैं। देखिए, जिंदगी और मौत को जो अलग करता है वो वक्त होता है। पुष्पा के पति की बात बीच में काटते हुए लालाजी बोले। पुष्पा ने स्थिति को संभालते हुए कहा, ये सब तो मैं बता चुकी हूँ लालाजी को, आप आगे का बताइए। पुष्पा के पति ने तुरंत दराज से एक फॉर्म निकाला और बोला, लालाजी, यह है भारत की नंबर 1 बीमा कंपनी का नंबर 1 हेल्थ इंश्योरेंस। बस यहाँ दस्तखत कीजिए और 2 लाख का हेल्थ इंश्योरेंस हो जाएगा। फिर आपको कोई भी तकलीफ होगी उसका सारा खर्चा हमारी बीमा कंपनी देगी। लालाजी को लगा जैसे उन्होंने खुद ही बिजली का प्लग ऑन करके उसमें अपनी उंगलियां डाल दी। प्लीज लालाजी, इनकी नौकरी का सवाल है और उससे बढ़ के आपकी जिंदगी का सवाल है। लाल साड़ी में लिपटी पुष्पा ने जब प्यार से लालाजी को ये बात बोली तो लालाजी तो दूसरे ग्रह में पहुंच गए। लालाजी को बिल्कुल नहीं पता चला कि कब उनके हाथ में पेन आ गया, कब उन्होंने कागज उठाया, कब उन्होंने दस्तखत कर दिए। लेकिन लालाजी को जो पता चला वो ये था कि उनका 10 लाख का हेल्थ इंश्योरेंस हो चुका था, बस प्रीमियम का चेक देना बाकी था। लालाजी, खाना लग गया है?
पुष्पा का पति बोला। 2 लाख रुपए का खाना खा के लाला जी दुकान पे लौटे। कुछ देर वो खुली आंखों से एक ही दिशा में देखते रहे, फिर चेतू की तरफ देख के बोले, चेतू, पता है जिंदगी यूं बदलती है, यूं। आप कहीं बैठे होते हैं और बैठे बैठे अचानक गिर जाते हैं। जिंदगी और मौत को जो अलग करता है ना। लाल जी, आपने समक के चावल मंगाए कि नहीं? चेतू ने लाला जी को बीच में ही टोक दिया। लाला जी उठे और बोले, चेतू, तू इस तरह मेरे 2 लाख के ज्ञान की उपेक्षा नहीं कर सकता है। याद रखना, प्यार में, मोहब्बत में और बीमा के बिजनेस में सब कुछ जायज है। बस इतनी सीधी है कहानी।